Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is G20 Summit 2023. G20 का 18वां समिट फाइनली कंक्लूड हो चुका है। ये इंडिया के शहर न्यू दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को कंडक्ट किया गया। G20 बेसिकली क्या है? G20 एक ऐसा फोरम है जिसमें 19 सॉवरेन स्टेट्स हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ यूरोपियन यूनियन, जो कि कलेक्टिवली पार्ट है इस फोरम का। सो G20 लास्ट ईयर इंडोनेशिया बाली में हेल्ड किया गया, बट उसने इतनी हाइप क्रिएट नहीं की जितनी इस बार के G20 समिट ने क्रिएट की। सो हम जानेंगे कि क्या रीजंस हैं कि इस बार का G20 इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर गया और कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं जो कि G20 के आउटकम से मिले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसने इतनी हाइप क्रिएट इसलिए की है क्योंकि अभी रिसेंटली हम जानते हैं कि ब्रिक्स का एक समिट हुआ है जिसमें ब्रिक्स की तमाम कंट्रीज़ ने शिरकत की और अपने एक्सपेंशन पे काम किया। सो पहले G7 जो कि डेवलप कंट्रीज़ का एक फोरम था, वो अपने ही फ़ायदे के लिए काम कर रहे थे, बट नाउ दे आर नो कि ये एक इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी जिसमें तमाम लोगों को शामिल करना पड़ेगा जो कि अंडर प्रिविलेज हैं, जो कि डेवलप नहीं हैं, जो कि डिफरेंट आइसलैंड्स हैं, जो कि तरक्की नहीं कर चुके हैं। सो इसमें जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया गया है वो ये कि इसमें यूरोपियन यूनियन को के अलावा अफ्रीकन यूनियन को भी परमानेंटली शामिल कर लिया गया है। यस, अफ्रीकन यूनियन जो कि 56 कंट्री का एक फोरम है। नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट जो हेड थे अज़ाली उस्मानी, उनको जो है वो इनवाइट किया कि वो पार्ट आएँ इस G20 का। सो ये बहुत ही एक खुश आइन चीज़ थी क्योंकि अफ्रीका जो है वो ऑलमोस्ट एक अंडर डेवलप्ड कॉन्टिनेंट कंसिडर किया जाता है। सो उसको भी इसका पार्ट बनाकर मौका दिया गया है कि वो भी इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सके। अब हम अवामिल देखते हैं कि कौन कौन से आउटकम आए हैं इससे। सो सबसे पहली चीज़ इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। यस, यू हेard इट राइट, इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये वो सिल्क रोड है, रूट है, स्पाइस रूट का एक इनिशिएटिव है जिससे इंडिया को मिडल ईस्ट गल्फ कंट्रीज के थ्रू यूरोप के साथ कनेक्ट किया जाएगा एंड देन आगे अमेरिका के साथ। सो ये ऑलमोस्ट जैसा कि हम जानते हैं कि सिमिलर टू BRI है। BRI जो बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था इंडिया का, चाइना का, ये उसका एक मिरर इमेज कह लें क्रिएट किया गया है। सो BRI के काउंटर अटैक में इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो लॉन्च किया गया है। सो इससे ऑब्वियसली डेवलपमेंट, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी, डिजिटल कम्युनिकेशन, एनर्जी फ्लो, so all those things are collectively approach towards the India as well as the rest of the world. अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली चीज़ है वो ये है कि इस G20 में चाइना और रशिया भी हैं जो कि ऑलमोस्ट अगेंस्ट हैं वेस्ट के। सो चाइना ने तो पार्ट ही नहीं लिया G20 में, और जो रशिया है उनके मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो थे सर्जीव लॉरव, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी। बट द पॉइंट इज दैट कि चाइना जो कि G20 का पार्ट है उसे इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा नहीं बनाया गया। सो ये क्लियरली विजिबल है कि ये BRI को काउंटर करने के लिए ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली ये है कि G20 में जहां ज्वाइंट स्टेटमेंट्स हर साल देने की कोशिश की जाती है,
इस बार वो ऑलमोस्ट नामुमकिन लग रहा था। सो ये इंडिया का बहुत ही सक्सेसफुल पॉइंट रहा है यहाँ पर। उसका रीज़न ये है कि इस वक्त रशिया वेस्ट बोथ आर अगेंस्ट ड्यू टू यूक्रेन वॉर। चाइना एंड वेस्ट ऑलवेज इन अ टसल। चाइना जापान, चाइना साउथ कोरिया, सो ये सारी कंट्रीज जहाँ G20 का पार्ट हैं वहाँ वो एक दूसरे के साथ टसल में भी हैं। सो ऑब्वियसली वहाँ पर ज्वाइंट स्टेटमेंट जो कि डेली डेक्लेरेशन के नाम से इस वक्त आउट हुई है वो बहुत मुश्किल था। सो रशिया को डायरेक्टली क्रिटिसाइज करने की बजाय, जहाँ यूक्रेन की वॉर से रिलेटेड हमेशा वेस्ट ने यूक्रेन का साथ दिया है और रशिया को क्रिटिसाइज किया है, वहीं यहाँ पर रियासत की सॉवरेनिटी की बात की गई है। किसी भी मुल्क को इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी गई है कि वो किसी की भी सॉवरेनिटी पर अटैक करे। टेररिज्म को क्रिमिनल करार दिया गया है, लेकिन डायरेक्टली रशिया को इसमें नहीं क्रिटिसाइज किया गया। सो ये ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है वो रिलीज कर दी गई। सो डेली डिक्लेरेशन एक बहुत ही सक्सेसफुल पॉइंट है कि जहाँ पर जियोपॉलिटिक्स में एक एक्सट्रीम लेवल का टसल था, वहाँ पर इन कंट्रीज की ज्वाइंट स्टेटमेंट एक बहुत खुशहाइन बात है। अब इसके साथ साथ जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि इसमें ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट भी जो है वो साइन किया गया। व्हाट इज ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट? सो इट्स ऑल अबाउट जो ग्लोबल वार्मिंग ने, इस वक्त क्लाइमेट चेंज ने दुनिया को परेशान कर रखा है। कहीं सैलाब आ रहे हैं, कहीं बेमौसम बारिशें हो रही हैं। उन चीज़ों को टैकल करने के लिए ये एक फ्लैगशिप है पेरिस एग्रीमेंट का जो 2015 में हुआ था। सो इसमें डिसाइड किया गया है कि जो पेरिस एग्रीमेंट के तमाम अवामिल थे उनको एक बार फिर से मद्देनज़र रखा जाएगा और नोट किया जाएगा कि वो तमाम स्टेप्स को फॉलो किया जा रहा है। इसमें डिसाइड किया गया है कि 2 डिग्री सेल्सियस से एक्सीड नहीं करने दिया जाएगा टेम्परेचर को, और स्पेसिफिकली कोशिश की जाएगी कि इसे 1.5 डिग्री पर ही रोक लिया जाए। सो उसके लिए ये डिसाइड किया गया है कि 43% कार्बन एमिशन जो है वो 2030 तक जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, उसे रिड्यूस किया जाएगा। उससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 80% कार्बन एमिशन यही G20 कंट्रीज जो है वो करती हैं। सो यही G20 कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि बेटर फ्यूचर के लिए, बेटर जनरेशन के लिए 43% कार्बन एमिशन को जो है वो रिड्यूस किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जो नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन है उसकी तरफ मूव किया जाए। इसका एक बड़ा ही एक और जो स्टेप लिया गया है इंडिया की तरफ से वो ये कि बायोफ्यूल अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी इसी समिट में साइन की गई है। उसका पॉइंट और पर्पस ये है कि एथेनॉल को 20% एथेनॉल को पेट्रोल में ऐड किया जाएगा, मिक्स किया जाएगा, एक सोल्यूशन तैयार किया जाएगा ताकि क्लीन एनर्जी डेवलप की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी पेट्रोल की इंक्रीज़ की जाए, फॉसल फ्यूल्स जो हैं वो ना जलाए जाएं, ये जो फॉसल्स हैं इनकी जगह पे जो है वो मूव किया जाए बायोफ्यूल्स की तरफ, ताकि ये जो एमिशंस हो रही हैं, ये जो ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो दुनिया को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है, इससे निकला जा सके। सो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो हैं वो प्रेसिडेंट्स और पीएम्स ने इसमें शिरकत की, जिसमें बड़े ही इम्पॉर्टेंट नेम आते हैं। जहाँ यूके से ऋषि सुनाक थे, जहाँ ब्राज़ील से लूला डी सिल्वा थी, और इटली से जॉर्जिया मेलोनी, फ्रांस से जो थे वो एम्यूल मैक्रोन थे। सो इन सब ने जो है वो इसको एग्री किया कि ये स्टेप लिया जाएगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि जो प्रेसिडेंसी है वो ब्राज़ील को होल्ड कर दी गई, जो कि 1 दिसंबर को वो परफॉर्म करेंगे। सो ब्राज़ील के लूला डी सिल्वा को नरेंद्र मोदी ने G20 की जो 19 समिट होगा उसकी प्रेसिडेंसी होल्ड कर दी। सो ये G20 बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, इसने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की है और स्पेसिफिकली इंडिया को इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। उसमें देखने वाली चीज़ ये है, हमने अभी अर्लियर डिस्कस किया था इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में।
सो इकोनॉमिक कॉरिडोर, सो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा इंडिया को होगा। बट यहाँ देखने वाली बात ये है कि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू जहाँ जॉन फिनर जो कि स्पेशल सेक्रेटरी भी हैं जो बाइडन के, उन्होंने इनकी बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन की है और बताया है कि डिजिटल कम्युनिकेशंस, इवन दो के जो क्रिटिसिज्म किया गया है कि कोई भी टेरिटोरियल एक्विजिशन में नहीं जाएगा, क्रिमिनल लॉस को जो है वो कंसिडर किया गया है, टेररिज्म को प्रमोट नहीं किया गया, टोटली इसके ख़िलाफ़ बात की गई है। वहीं इसके ज़रिए जो डाटा केबल्स जो हैं वो बिछाई जाएंगी, हाइड्रोजन पाइपलाइंस बिछाई जाएंगी, रेलवेज़ की जो है वो बाकायदा इस पे काम किया जाएगा, पोर्ट्स तैयार की जाएंगी। बट जो देखने वाली चीज़ सबसे ज़्यादा है वो ये है कि इसके ज़रिए स्पेसिफिकली जो अरेबियन कंट्री और स्पेसिफिकली हम सऊदी अरब की बात करेंगे, वो कनेक्ट कर जाएगा इज़राइल के साथ। सो ये जो ट्रेड आप करेंगे इज़राइल के साथ, सो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये टर्म्स भी बेटर करेंगे इज़राइल के और सऊदी के। सऊदी अरेबिया ने अभी तक इज़राइल को एक्सेप्ट नहीं किया है। सो अमेरिका जो ऑन एंड ऑफ हमेशा से ये कोशिश कर रहा है कि जो इस वक्त मिडल ईस्ट है, अरेबियन पेनिनसुला है, उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर जो है वो सऊदी अरेबिया, वो किसी तरह इज़राइल को एक्सेप्ट कर ले। सो यही पर्पज़ है यहाँ पर, जब वो ट्रेड वाइज कनेक्ट कर जाएंगे। सो ऑब्वियसली जब आप किसी से डिपेंडेंस होती है आपकी, आप किसी चीज़ पे डिपेंड करते हैं, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। सो ऑब्वियसली जो मिडल ईस्ट टर्बुलेंस है जॉन फाइनर के अकॉर्डिंग, उसका टेम्परेचर लो होगा। सो ये ऑलमोस्ट एक विन एंड विन इस वक्त सिचुएशन है इंडिया के लिए, रेस्ट ऑफ द यूरोप के लिए, इवन मिडल ईस्ट के लिए। बट वेयर इज पाकिस्तान? द क्वेश्चन इज दैट हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं इस वक्त? हम तमाशाई की हैसियत से भी अवेलेबल नहीं थे ब्रिक्स में, एक गेस्ट की हैसियत से भी नहीं थे। एंड व्हाट वी आर डूइंग हियर नाउ, वी आर जस्ट एज अ स्पेक्टेटर। वी आर सिटिंग इन पाकिस्तान एंड सीइंग किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर काम हो रहा है, किस तरह इकोनॉमिकली कनेक्ट कर रही हैं, किस तरह जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमीज आपस में इंडल्ज कर रही हैं। एंड वी आर स्टिल स्ट्रेंज इन आवर इंटरनल इश्यूज। हम इन्फ्लेशन से लड़ रहे हैं, हम पॉवर्टी से लड़ रहे हैं, हमारी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी नहीं है, करेंसी डेप्रिसिएशन है। सो वेयर वी आर, हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, कहीं नहीं है हम, कोई प्रायोरिटीज नहीं है हमारी। और सबसे देखने वाली चीज़ ये है कि जहां हम ये भी जानते हैं कि इंडिया इस वक्त कश्मीर की वजह से हमेशा से हाईलाइट रहा है, वहाँ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इंडिया के साथ तिजारत में टोटली इन्वॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि वो ये चीज़ जान चुके हैं कि इंडिया, भारत इस वक्त बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड है और उसकी ज़रूरत है ट्रेड के लिए, केबल्स की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, एनर्जी फ्लोज के लिए। सो भारत ने अपनी एक पहचान बना ली है जो कि पाकिस्तान नहीं कर सका। सो मोरालिटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, बट पाकिस्तान स्टिल फेसिंग देयर ओन इंटरनल इश्यूज। सो वी आर होप फॉर द बेस्ट कि हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारी रियासत को ये ख्याल आए कि एटलीस्ट ये इंटरनल गवर्नमेंटल, ये इंटरनेशनल लेवल्स के जो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं, इनमें पार्टिसिपेट किया जाए, एज अ गेस्ट इसकी अपीयरेंस दी जाए। हम जानते हैं कि BRI का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था CPEC, हमने तो उससे भी कोई इतना सच बेनिफिट नहीं लिया। सो हम एज अ कॉम, एज अ नेशन कहाँ स्टैंड करते हैं? वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग। 1947 से लेकर अब तक वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग। हमें सर्वाइवल इश्यूज हैं। बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कितनी बुरी तरह डैमेज किया है। सो हम G20 में कहीं भी नहीं हैं। सो अगेन वी होप फॉर द बेस्ट कि चीज़ें कलेक्टिवली, इंडिविजुअली सेटल हों और पाकिस्तानी सिचुएशन से निकले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please do subscribe my channel and like this video as well and share with your friends. Thank you.